नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास जो रहने वाली है वह रहने वाली है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। इससे पहले जो क्लासेस मैंने अपलोड करी हैं उसमें मैंने आदि ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल भी करवाया है, यानी कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास हमने वहाँ देखा। तो अगर वो वीडियो वॉच नहीं करी है दोस्तों, क्लासेस को जरूर से वॉच करें क्योंकि फायदा निश्चित तौर पे मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुनिंद शासनकाल। तो कुनिंद शासनकाल को देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद याद करके चलनी है चीजें, जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा बताऊंगा जो भी बुक में दिया गया है। आगे उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थे कुनिंद ही थे दोस्तों। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो प्रथम राजनीतिक जो शक्ति थी वह कौन थी, तो कुनिंद वह प्रथम राजनीतिक शक्ति थी उत्तराखंड में। आगे है जिनके शासन की जानकारी जो है वो स्रोत जो मिलते हैं वो मिलते हैं कुनिंद मुद्राएं, इनकी मिलती है मुद्राएं दोस्तों। मुद्राओं से हमें ज्ञात होता है, सबसे पहले इन्हीं की मुद्राएं हमें मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे इनको राजनीतिक शक्ति कहा जाता है क्योंकि इनके साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे कालसी के लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग जो थे वो मौर्यों के अधीन थे दोस्तों। किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। जो मौर्य शासन था भारत में उसके अधीन थे। आगे यशवंत सिंह कठोच के अनुसार कुनिंदू ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक शासन किया। अब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कि करीब करीब इन्होंने 500 साल यहाँ पे क्या किया, शासन किया कुनिंदू ने। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था कुनिंद राजवंश का। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो राजनीतिक शक्ति कौन थी कुनिंद, और दूसरा ये शक्तिशाली राजा कौन था कुनिंद का, तो अमोघ भूति आपको बताना है। आगे है अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं जो है पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत से बेहत तक प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे है दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना वो बेहद जो है वो सहारनपुर में पड़ता है। अमोघ भूति की मुद्राएं में प्राकृत भाषा में राज्य कुनिंदस्य अमोघ भूति से महाराज अंकित है। इसमें क्या लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है दोस्तों, राज्य कुनिंदस अमोघ भूति सह महर्जस अंकित था। आगे है महाभारत में कुनिंदु को द्विज कहा गया है और कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है। आगे है कुनिंदु की पहली राजधानी कलकूट, जबकि दूसरी राजधानी जो थी वो शत्रुघ्न थी। कुनिंद लोग जो थे वो मारवलंबी थे, शैवद मारवलंबी थे कुनिंद। उसके बाद आगे देखते हैं महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदु की जानकारी मिलती है दोस्तों। महाभारत व अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। उसमें भी यहाँ पे क्या मिलता है? कुनिंदु की जानकारी मिलती है। और वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख भी मिलता है। कुनिंद जो शासक था सुबाहु, उसका भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुनिंद शासक का वर्णन किया है। तो जो विदेशी लेखक हैं टॉलमी, उन्होंने भी क्या किया? कुनिंद शासन का वर्णन किया है। आगे कुनिंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के तथ्यूड़ या अठुर उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल में तथ्यूड़ या उत्तरकाशी के अठुर के देवडूंगा पुरौला श्रीनगर के शुमाड़ी और पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं के कत्यूर घाटी से प्राप्त होती हैं इनकी मुद्राएं। ठीक है, कुनिंद मुद्राएं। आगे कुनिंदू के बारे में 5 अभिलेख में से 4 भरहुत व 1 मथुरा से प्राप्त होता है। भरहुत एक जगह है वहां से, और मथुरा से प्राप्त होता है। कुनिंदू के समकालीन वंश योद्धे एवं औदुंबर गणराज्य थे। योद्धे और औदुंबर गणराज्य थे। तो कुनिंदू की बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है इतनी ही है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है दोस्तों। कुनिंदू के बारे में प्रथम राजनीतिक शक्ति थी,
पर जो शक्तिशाली शासक था अमोघभूति था। लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 तक शासन किया इन्होंने। ठीक है, रजत व ताम्र मुद्राएं याद रखनी है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इतना इम्पोर्टेंट जो पूछा जाए। कुछ एक पॉइंट ये बनता है, महाभारत और अष्टाध्यायी में कुड़िंदू की जानकारी मिलती है। वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं कुड़िंदू की मुद्राएं। तो कुड़िंदू की मुद्राएं देखेंगे दोस्तों। कुड़िंदू की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुड़िंदू की मुद्राएं एक तो है अमोघभूति प्रकार की, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरी यहाँ पे चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो 3 प्रकार की यहाँ पे मुद्राएं मिलती हैं कुड़िंदू की। आगे अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। और ये किनकी है? रजत और तांबे की यह बनी हुई है अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का वो यहाँ पे प्रयोग मिलता है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। अमोघभूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? देवी तथा मृग का। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगबत कुड़िंदू से संबंधित है। ये किन से संबंधित है? तो कुड़िंदू से संबंधित है। ठीक है, अल्मोड़ा से ये 4 मुद्राएं मिली हैं दोस्तों, शिवपालित की, हरिदत्त, शिवदत्त और मगबत। ये शायद ये राजा रहे होंगे कुड़िंद शासन के अंतर्गत। आगे है अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। ठीक है, अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं मिली हैं वो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में, वहां संग्रहित है वर्तमान में। आगे है अल्मोड़ा प्रकार की कुत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आशेक की और शेष मुद्राएं जो है वो गौमित्र की है। राजा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, कुड़िंद वंश के, तो इनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। आगे ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा है जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी? डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। आगे अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कुड़िंदों के अधिष्ठाता देवता थे जो छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। छत्रेश्वर को, ठीक है, किसके रूप में? भगवान शिव के। मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कोइंस नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की थी। ठीक है, महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी। मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कोइंस, तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। किसकी पुस्तक है? तो MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी। आगे अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था दोस्तों। तो मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हो गया था? शकों का, यानी कि जो कि हरिद्वार, देहरादून, ये जो मैदानी क्षेत्र है ना, हल्द्वानी इस साइड, जो उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, काशीपुर इस साइड, तो अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में हो गया था शकों का अधिकार, क्योंकि अमोघभूति तो शक्तिशाली राजा था, उसने तो कवर किया होगा पूरा। ठीक है, तो शकों के अधिकार हो गया। शकों की पुष्टि कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होती है। तो शक संवत जो यहाँ पे अभी चलता है दोस्तों, शक संवत ही चल रहा है हमारा कैलेंडर, तो वो भी शकों ने ही यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी, शक संवत की। आगे देखते हैं क्या क्या फैक्ट यहाँ पे बनते हैं। तो जो कुड़िंद राजवंश था उनसे दोस्तों इतने ही जो फैक्ट थे वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हीं को याद रखना है दोस्तों। आगे देखेंगे हम उत्तराखंड में कुषाण शासन। ठीक है, उत्तराखंड में कुषाण शासन देखते हैं। तो कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण, तो इनसे प्राप्त होती हैं कुषाण कालीन मुद्राएं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ किन किन ये प्राचीन नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे हम। तो गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 ईस्वी में KP नौटियाल ने की थी। ठीक है, वीरभद्र ऋषिकेश के लिए यहाँ पे ऋषिकेश का प्राचीन नाम था वीरभद्र। मोरध्वज जो था वो कोटद्वार का था और गोविषाण जो था वो काशीपुर का था दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद करके चलना है आपको कि मोरध्वज किसका प्राचीन नाम था, कोटद्वार, ऐसे करके। आगे है कुषाणों का शक्तिशाली शासक दो कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क कुषाणों का शक्तिशाली शासक था जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। ठीक है, कनिष्क इसका शासक था। आगे है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो छापे हैं दोस्तों वो कुषाणों ने ही जारी किए, जो थे सोने के सिक्के। ठीक है,
आगे है वो भी शुद्ध सोने के सिक्के कह रहा है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक था दोस्तों कनिष्क, ठीक है, रेशम मार्ग पर। आगे कनिष्क 78 ईस्वी में शक चलाया इसने, कनिष्क ने। शक किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया, इंपोर्टेंट यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। जिसका उत्तराधिकारी हुइस्क था दोस्तों, उत्तराधिकारी कौन था, हुइस्क। हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई हैं। कहाँ से हुई हैं, मुनि की रेती से, और 1972 में प्राप्त हुई है कितनी मुद्राएं, 44 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं। आगे है कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्रण मिलता है। तो शिव और नंदी का चित्रण मिलता है, इससे पता चलता है कि यह भी शिव भगवान को पूजते थे। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं जो है खटिमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है, वसु नामक राजा का। आगे कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, काशीपुर थे। मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाण कालीन अवशेष की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो कुषाण वंश जो उत्तराखंड में कुषाण वंश का शासन रहा दोस्तों, वो कनिष्क से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जो ये प्राचीन नाम दिए हैं इनको जरूर से याद रखें। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड का योद्धेय वंश, ठीक है। अब या उसके बाद कौन सा वंश आता है, तो योद्धेय वंश आता है दोस्तों, ठीक है। पहले पहले कौन सा देखा हमने, ठीक है, योद्धेय वंश देखेंगे। कुड़िंद सबसे पहले, उसके बाद कुषाण आते हैं उत्तराखंड में, फिर आते हैं योद्धेय वंश, ठीक है, फिर उसके बाद योद्धेय वंश। तो देखते हैं कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योद्धेय शासकों की रही दोस्तों। कुषाण वंश को कुचलने में योद्धेय कुड़िंदू के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, भावर, देहरादून तथा कालो डांडा लैंसडाउन से प्राप्त होती है। यानी कि जिस टाइम पे यहाँ पे कि इनका शासन कुषाण शासन था, उस टाइम पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं योद्धेय वंश भी शासन कर रहा था, ठीक है। धीरे धीरे इसकी शक्ति बड़ी होगी, तो उसके बाद इनका शासन हो गया होगा। तो योद्धेय शासकों के द्वियात्री मुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, द्वियात्री मुद्रालेख वाले सिक्के। योद्धेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग पर स्थित था। कहाँ पर, यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग पर। आगे है योद्धेय कालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देव जो थे दोस्तों शूलधारी कार्तिकेय का चित्रण मिलता है, और उनकी मुद्राओं से विदित होता है, ये ज्ञात होता है कि उन्हें उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। गण शासन प्रणाली। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो लेख था उसमें पता चलता है कि गुप्त सम्राट जो था, गुप्त वंश का जो सम्राट था समुद्रगुप्त ने योद्धेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में लिया था। तो समुद्रगुप्त ने जीता था यह राज्य। तो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त का भी यहाँ पे शासन रहा होगा। आगे है उसके बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट बनते हैं योद्धेय वंश से ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। आगे है युगशैल का गोत्री वंश। तो युगशैल का गोत्री वंश देखेंगे यहाँ पे, तो गोत्री वंश का कालची प्रदेश के आसपास था। यह कहाँ था, कालची प्रदेश के आसपास था। कालची कहाँ है दोस्तों, देहरादून में। तो देहरादून के कहीं ना कहीं कोई हिस्से में यह भी रहा होगा इसका शासन। तो गोत्री वंश का प्रतापी राजा था दोस्तों शीलवर्मन। तो शीलवर्मन अगर पूछा जाए तो शीलवर्मन यहाँ पे किस वंश का राजा था, तो गोत्री वंश का राजा था। और आगे है शीलवर्मन ने देहरादून के जगतग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि जगतग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था, तो शीलवर्मन ने कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है, कहाँ पे, यमुना तट पर। और शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला ये पहला यहाँ पे राजा यहाँ पे देख रहे हैं हम, ठीक है, 4 अश्वमेध करने वाला पहला राजा यहाँ पे अब देख रहे हैं शीलवर्मन। तो शीलवर्मन यहाँ पे इंपोर्टेंट है, इससे पूछता है आयोग, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं बनते हैं, लेकिन कई बार पूछे जाते हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से आगे क्वेश्चन बने हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुलूत वंश, ठीक है, कुलूत वंश देखेंगे। कुलूत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। तो कहाँ
कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में। कुलूत वंश की जानकारी वृहत संहिता एवं मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। कहाँ से? वृहत संहिता एवं मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्तों। तो कुलूत वंश का प्रतापी जो शासक था वो था वीर्यस। ठीक है, वीर्यस क्या था? कुलूत वंश का प्रतापी शासक था। तो वीर्यस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली हैं, तो तभी इसकी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। आगे है दोस्तों काशीपुर गोविषाण में मित्र वंश का। ठीक है, तो मित्र वंश ने वहां पे राज किया था। काशीपुर गोविषाण इसका प्राचीन नाम है। तो काशीपुर में दो मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों। एक तो मात्र मित्र और दूसरा है पृथ्वी मित्र। ठीक है, तो मित्र वंश है ये, इसलिए इनके नाम के पीछे मित्र लगा हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या पॉइंट है बन रहा है। उसके बाद इसमें इतना ही है जो ये पॉइंट बताया इसने। काशीपुर गोविषाणु मित्र वंश दो ही राजाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों इसमें, मातृ मित्र और पृथ्वी मित्र। ठीक है, आगे देखेंगे हिमालय का करतरपुर राज्य। ठीक है, हिमालय का करतरपुर राज्य देखते हैं। तो करतरपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है। गुप्त राज्य के अधीन बताया गया है किसको? करतरपुर राज्य को। अब उसके बाद है कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो करतरपुर पर कुनिंदु का शासन था एवं करतरपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय करतरपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण हुआ था। करतरपुर राज्य पर भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा जो तोरमान व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा होगा दोस्तों। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। आगे है छागलेश वंश। तो यहाँ पे जितना करतरपुर हिमालय का करतरपुर राज्य था उसके बारे में जो भी पॉइंट है वो देख लेना आप, जिससे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। कोई भी इतना ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नहीं है। आगे छागलेश वंश। छागलेश वंश जो है लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित थे। ठीक है, कौन सा? छागलेश वंश खंडित शिलालेख से। आगे खंडित शिलालेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इन अभिलेखों में पहला नाम मिलता है यहाँ पे नरपति जयदास का एवं अंतिम नाम मिलता है नामचद नामक राजा का। जो भी यहाँ पे मुद्राएं होती थी इनकी दोस्तों, तो मुद्राओं में नाम छापा जाता था राजाओं का, तो वहां पे मिले हैं नरपति जयदास और अंतिम नाम मिला है नामचद का। तो छागलेश वंश से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कोई भी। शेरपुर का यदुवंश देखेंगे दोस्तों। तो यदुवंश का शासन 6वीं और 7वीं सदी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी जो है लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। तो यह पूछा जा सकता है कि शेरपुर या यदुवंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिलता है उससे प्राप्त होती है। इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम मिलते हैं दोस्तों। तो 11 पीढ़ी यहाँ पे पीढ़ियों ने शासन किया और 12 शासकों के नाम भी मिलते हैं। आगे यदुवंश का संस्थापक था दोस्तों श्री सेन वर्मन, और जिसकी राजधानी थी यमुना प्रदेश या फिर सिंहपुर इसकी राजधानी थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी दोस्तों। जलंधर राजकुमार जो चंद्रगुप्त थे उसकी पत्नी थी यह राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जलंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी राजकुमारी ईश्वरा। और ईश्वरा के ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया है दोस्तों, तो राजकुमारी ईश्वरा ने। ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखने हैं चीजें। आगे हैं उत्तराखंड में नाग वंश देखेंगे दोस्तों। तो 6वीं 7वीं सदी में नाग वंश अस्तित्व में आया है, अस्तित्व का पता चलता है। और नागों की पुष्टि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से होती है दोस्तों। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। एक है स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। आगे त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य में रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की है। ठीक है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फैक्ट। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। आगे गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है।
यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय जो है वो नाग शक्ति को जाता है। यमुना घाटी में जो यदु वंश था उसको हटाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यहाँ पे नाग वंश को। आगे है मोखरी वंश। तो मोखरी वंश उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मोखरी वंश ने परास्त किया। मोखरी वंश के अंतिम शासक जो थे वो ग्रहवर्मा था। इसका संस्थापक हरिवर्मा था। ग्रहवर्मा था मोखरी वंश से ने परास्त किया। मोखरी वंश के अंतिम शासक जो थे वो ग्रहवर्मा था और इसका संस्थापक जो था हरिवर्मा था। तो मोखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा और आखिरी जो शासक की जानकारी मिलती है तो वो ग्रहवर्मा की मिलती है। आगे ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था दोस्तों? जो बहनोई थे, ठीक है, हर्षवर्धन, उनके अधीन हो गया था। आगे है थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। ठीक है, थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश देखेंगे तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। ठीक है, नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का उल्लेख मिलता है। किसका? हर्षवर्धन वंश का। ठीक है, आगे हर्षकालीन चीनी यात्री जो थे ह्वेनसांग हिमालय के पोली हिमोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया था। ठीक है, पोली हिमोपुलो कहा उसने किसको? हाँ, पोली हिमोपुलो कहा था, ब्रह्मपुर राज्य का हरिद्वार के लिए कहा था। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है ह्वेनसांग के अनुसार। आगे है कनिंगन ने आधुनिक गढ़वाल वो कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा और ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा। हरिद्वार के लिए इसने मोयुलो कहा था। ठीक है, हरिद्वार के लिए क्या कहा था? मोयुलो कहा था, जिसका क्षेत्रफल इसने 20 ली बताया चीनी माप के आधार अनुसार। चीनी माप होती होगी 20 ली बताया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे पोली हिमोपुलो यहाँ पे ब्रह्मपुर के लिए कहा था दोस्तों, मैंने हरिद्वार खोल दिया यहाँ पे गलती से, माफ करना। ठीक है, आगे है हर्ष के पश्चात हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, कन्याकुब्ज राज्य के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया, जिसके बाद कन्याकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविषाण राज्यों में विघटित हो गया था दोस्तों। 3-3 अलग-अलग राज्यों में विघटित हो गया। इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो था वह ब्रह्मपुर था। आगे देखते हैं कन्याकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी जो है वो ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत जो था उसका शीयुकी। तो शीयुकी किसका यात्रा वृत्तांत है? यह है यहाँ पे ह्वेनसांग का। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्वर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पौरव वंश की जानकारी मिलती है। आगे मार्कंडेय पुराण एवं वृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण, वृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश देखते हैं आगे। ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। तो हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, जिस पर पौरव वंश का शासन था दोस्तों। ब्रह्मपुर राज्य क्या था? पौरव यहाँ पे सबसे बड़ा जो था वो था राज्य था और इसका यहाँ पे पौरव वंश का शासन था। आगे ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली या फिर काली नदी, इसको प्राचीन में कर्नाली कहा जाता होगा, काली नदी तक विस्तृत था दोस्तों। गंगा नदी से काली नदी तक विस्तृत था ब्रह्मपुर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा राज्य होगा। और ब्रह्मपुर नरेश जो थे वो सोनवंशी पौरव राजा थे। कौन से? सोनवंशी पौरव राजा। आगे पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा दोस्तों। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध जो है पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र है उसका संबंध जो था पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 ईस्वी में हुई थी, 1915 ईस्वी में। आगे तालेश्वर में द्वितीयवर्मन विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक राजा जो थे वो विष्णुवर्मन प्रथम थे। पौरव वंश के शासक थे कौन थे? विष्णुवर्मन प्रथम। आगे पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। कैसा राज्य? पर्वताकार राज्य। आगे पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों
शासकों का जो है उल्लेख मिलता है। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, दो तो यही हो गए ना, विष्णुवर्मन प्रथम और विष्णुवर्मन द्वितीय। तीसरा है वृषवर्मन, अग्निवर्मन और द्वितीयवर्मन। आगे पौरवों के कुल देवता जो थे वो वीरणेश्वर स्वामी थे। कौन थे? वीरणेश्वर स्वामी थे। पौरव शासकों की उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टारक थी दोस्तों। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज परम भट्टारक। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है तो संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे पौरव वंश का प्रशासन, शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य और आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पलेटी शिलालेख जो है वो देखेंगे। उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाते हैं दोस्तों। फिर आता है यहाँ पे कार्तिकेय पूर्व राजवंश जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।